मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी में कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर जो होता है डीसी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए ये हमारी डीसी मशीन है। डीसी मशीन में मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है फील्ड पोल्स जो कि स्टैटिक पार्ट में लगा होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, और दूसरा होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो कि रोटर में लगा रहता है और वह रोटेटरी पार्ट होता है। तो हर एक मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है और रोटर जो होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फील्ड जो होता है हमेशा जरूरी होता है डीसी मशीन में, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी मोटर हो, फील्ड हमेशा जरूरी होता है। फील्ड आपको हमेशा बना के रखना है, चाहे जनरेटर का केस हो चाहे मोटर का केस हो, फील्ड जो है वो हमेशा बना हुआ होना चाहिए। आर्मेचर के केस में ये देख सकते हैं, जैसे देखिए इसको समझते हैं हम। जैसे आर्मेचर की एक कॉइल है, माना कि ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, रोटर है हमारा। रोटर में ऐसे ये ऐसे कंडक्टर जा रहे हैं। ये कंडक्टर यहाँ से जाएगा और फिर वापस यहाँ से घूम के आएगा, ऐसा है ना। ये ऐसा जाएगा, पूरी एक कॉइल होती है, अलग अलग अरेंजमेंट में जमे हुए होते हैं, लेफ्ट बाइंडिंग वेव बाइंडिंग। लेकिन एक कंडक्टर जो है वो कंप्लीट रास्ता अपना कंप्लीट पाथ बनाएगा, एक कंप्लीट रिंग होगी। तो इस केस में जैसे वो देखा जाए कि ये जो है, ये जैसे माना कि आर्मेचर है, तो इसमें जो है अपना एक वाइंडिंग है जो कंप्लीट, एक वाइंडिंग हमने उठा ली, इसकी कंप्लीट वाइंडिंग इसकी उठा ली। अब इसको हम समझेंगे कि जैसे ये फील्ड है, ये हमारे फील्ड है जो कि एन और एस बना के रखे हैं। ये फील्ड डीसी मशीन में फील्ड है जो कि फील्ड एन और एस बना के रखेंगे, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे और एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जाते हैं। अब यहाँ पर जब हमने आर्मेचर कॉइल रखते हैं अपन, तो आर्मेचर कॉइल रखेंगे तो जैसे ही आर्मेचर कॉइल मूव करेगी तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। और वही जो ईएमएफ है उसी से हमारे आगे की सभी चीजें कार्य होंगी। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कम्यूटेटर का, इस डायग्राम में कम्यूटेटर का क्या रोल है। तो इसमें जैसे फील्ड बनेगा एन से एस के द्वारा, उस केस में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं एन से एस की तरफ जा रही हैं। ये फ्लक्स जो है हमारे वो एन से एस की तरफ जा रहे हैं। इस आर्मेचर का जो एक कंडक्टर उठा के हम यहाँ पे अभी ऑपरेशन देख रहे हैं इसका, तो इस कंडक्टर में एक साइड जो है उसको हम मान लेते हैं कि ये साइड एक्स है, और दूसरी साइड है उसको हम देख लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो साइड वाई है। अभी जो साइड एक्स है वो एन पोल के पास में है, जबकि साइड वाई जो है वो एस पोल के पास में है। ओके, अब जब कंडक्टर घूमना चालू होगा, जैसे ही कंडक्टर घूमना चालू होगा, कंडक्टर जैसे ही घूमेगा, माना कि जैसे एन पोल है और एस पोल है। ये देखिए, इसमें मान लेते हैं हम कि ये एक एन पोल है और एक एस पोल है, और जैसे ही कंडक्टर घूमना चालू होगा तो कंडक्टर घूमेगा और मूवमेंट के कारण इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो फिक्स है। फ्लक्स तो एन से एस की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी कंडक्टर स्थिर होने के कारण वो फैराडे लॉ लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी स्थिर है, कंडक्टर भी स्थिर है, फ्लक्स भी स्थिर है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट ना होने के कारण फैराडे लॉ जो है, फ्लक्स चेंजेस ना होने के कारण फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, आर्मेचर को थोड़ा सा घुमाएंगे, आर्मेचर का कंडक्टर जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो इसमें फ्लक्स का चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लक्स अभी इस समय पे है ना कुछ और था, और अब जो है कट करेगा इसको, फ्लक्स जो है इसको कट करेगा, तो इसमें फ्लक्स का चेंजेस होगा। फ्लक्स का चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोनों साइड कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फिर ऐसे ये घूमेगा, घूमने के बाद में
ये कंडक्टर की साइड जो है अब चेंज हो जाएंगी, कंडक्टर्स की साइड चेंज हो जाएंगी, फिर ये घूमेगा, फिर अपनी वही पोजीशन पे आएगा, उसके बाद में ऐसे जो है घूमता रहेगा और ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। अब पहला केस जब कंडक्टर घूम रहा है, और एक ऐसा केस जिसमें पहली साइड x हमारे n पोल के पास में होगी और दूसरी साइड जो है y वो s पोल के पास में होगी। तो यदि हम माने इस केस में करंट यदि ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये करंट इस साइड में यदि ऐसा फ्लो होगा तो ये यहाँ से आकर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे जाएगा। इस साइड में इनसाइड यदि होगा, आउटसाइड होगा, तो इसमें इनसाइड होगा, ऐसा अपोजिट होंगे। ठीक है। अब इस केस में यदि हम ये माना कि n है और ये माना कि s है, ये हमारी कॉइल है। इस केस में यदि हम करंट को यहाँ पे कलेक्ट कर लें, यदि इस केस में यहाँ पे कलेक्ट कर लें हम करंट को, तो हमको अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगा, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगा। उसका कारण क्या है कि जब x साइड n पोल के पास में होगी और y साइड s पोल के साइड में होगी, तब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये ऐसा, और जब ये साइड पलट जाएंगी तब ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसमें ऊपर हो जाएगी, इसमें नीचे हो जाएगी, मतलब इसमें इनसाइड हो जाएगी, इसमें आउटसाइड हो जाएगी। तो यहाँ से बहने वाला करंट जो है लोड में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी लोड में करंट जो है वो ऐसे जा रहा था, फिर सेकेंड केस में करंट यहाँ से आके ऐसे जाएगा, फिर तीसरे केस में यहाँ से जाएगा। मतलब एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो इस केस में हमको बाहर मिलने वाली जो वेव फॉर्म होगी वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, मतलब उसमें साइकिल, एक साइकिल पॉजिटिव होगी, दूसरी साइकिल नेगेटिव होगी। पोलैरिटी लोड पे मिलने वाले वोल्टेज की बदलती रहेगी। पहले केस में एक पॉजिटिव सिरा, एक सिरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरे में दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ऐसे करके हमको वोल्टेज जो मिलेगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का मिलेगा। लेकिन उस केस में यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें इसकी एक साइड एक रिंग से, जबकि दूसरी साइड दूसरी रिंग से कनेक्टेड होगी और यहां पर लोड से कनेक्टेड होगी। ये कहलाता है स्लिप रिंग अरेंजमेंट, स्लिप रिंग अरेंजमेंट्स। स्लिप रिंग अरेंजमेंट, ये जो स्लिप रिंग अरेंजमेंट है इसमें कॉइल की एक साइड एक रिंग से जबकि दूसरी साइड दूसरी रिंग से कनेक्टेड होगी। इसमें जब करंट इनवर्ड फ्लो होगा, इसमें आउटवर्ड फ्लो होगा, तब उस केस में हम देखेंगे कि इसका जो स्मॉल ए है, मतलब ये जो इसका ब्रश है ए, स्मॉल ए कैपिटल ए से कनेक्टेड है, स्मॉल बी बड़े कैपिटल बी से, स्मॉल बी जो है कैपिटल बी से कनेक्टेड है। इसमें हम ये मानते हैं कि जैसे ये एक रिंग है, इसका जो पार्ट है ए और कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, कम्यूटेटर का एक पार्ट है जो ए और ब्रश का एक पार्ट है स्मॉल ए, और कम्यूटेटर का एक पार्ट है बी और ब्रश का जो पार्ट है वो बी। तो हम ये मानेंगे कि इसमें जो कम्यूटेटर है, यहाँ पे जो पार्ट है कम्यूटेटर जो कि कन्वर्ट करेगा हमारा, है ना, जो कि एक रोटेटरी पार्ट है और ब्रशेस के माध्यम से लोड को करंट भेज रहा है, ब्रशेस के माध्यम से करंट भेजेगा इस लोड को। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि यदि इसका अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें दो रिंग्स के माध्यम से हम ब्रशेस को सप्लाई भेजेंगे, लोड को सप्लाई भेजेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि जब यहाँ से बहने वाली करंट है
वो आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी ऐसे, और यहाँ से अपना रास्ता कंप्लीट करेगी। पहला केस हो गया। जब ये रिंग्स जो हैं चेंजेस हो जाएंगी, कुछ समय बाद ये रिंग जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगी, तब ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ से बहने वाला करंट ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे चेंज होगा। तो इस रेजिस्टेंस में पहले करंट ऐसे फ्लो होगा, और दूसरे केस में करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। उसका कारण क्या है कि जो पहला ये रिंग जो बना हुआ है ए, और ब्रश जो बना हुआ है स्मॉल ए, और दूसरा जो रिंग बना हुआ है बी, और उसका जो ब्रश बना हुआ है स्मॉल बी, ये हमेशा कनेक्टेड है। रिंग जो है वो ब्रश से और दूसरा ब्रश दूसरी रिंग से हमेशा कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर होने वाले जो चेंजेस हैं उनको एज इट इज लोड में ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल ए कम्यूटेटर का पार्ट, कैपिटल ए, स्मॉल बी जिसको ब्रश माना जा रहा है छोटा बी, और कैपिटल बी जो कम्यूटेटर का पार्ट है, वो हमेशा यदि सेम पार्ट से कनेक्टेड रहें तो यहाँ पे जो चीज़ होगी वो एज इट इज लोड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ जो होता है वो हमेशा AC होता है। यहाँ जो भी बनने वाला विद्युत वाहक बल है, EMF है, वो हमेशा AC बनेगा, AC बनता है, और AC यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्लिप रिंग अरेंजमेंट जो होता है, यदि हमको लोड में AC वोल्टेज चाहिए तो हम स्लिप रिंग अरेंजमेंट लगा देंगे, तो हमको लोड में AC वोल्टेज मिलने लगेगा। लेकिन DC के केस में एक अलग अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब DC का केस हुआ तो DC मशीन में यहां पर एक पार्ट आया, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या मतलब होता है, जो अभी हम 2 रिंग यूज कर रहे थे, जिसमें हमको बाहर सप्लाई 2 स्लिप जो हम यूज कर रहे थे, जिसमें एक साइड उसकी हमेशा कनेक्टेड रहती थी, और ब्रश जो रहता है केवल घूमने वाला पार्ट इसमें ये है रिंग। ये रिंग जो है इसमें घूमती रहती है। ये आर्मेचर का एक कंडक्टर हमेशा कनेक्टेड रहेगा, इसका दूसरा पार्ट हमेशा इसमें कनेक्टेड रहेगा, फिक्स है। और ब्रशेस भी जो रहते हैं वो हमेशा जो ए रिंग है उसमें स्मॉल ए ब्रश, और कैपिटल बी रिंग में स्मॉल बी ब्रश हमेशा कनेक्टेड रहेगा। इसलिए यहाँ जो आर्मेचर में जो भी EMF इंड्यूस होगा उसको एज इट इज लोड में ट्रांसफर कर देता है। और चूंकि आर्मेचर जो होता है उसमें हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा होता है, क्योंकि फैराडे लॉ के हिसाब से है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वहां पे इंड्यूस हो रहा है, तो EMF सीधे सीधे लोड में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी जब दूसरा केस है जिसमें एक सिंगल रिंग ली हमने, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भर देंगे, जैसे कि माइका हो गया। माइका जो होता है वो इंसुलेटेड मटेरियल है। इसमें इसका एक पार्ट A बना दिया और इसका एक पार्ट B बना दिया। यहां से आर्मेचर से आने वाली जो आर्म है, आर्मेचर की एक आर्म जो है A से कनेक्टेड रहेगी, जबकि दूसरी आर्म जो है B से कनेक्टेड रहेगी। यहाँ पे जो ब्रश है, स्मॉल ए ब्रश जो है वो A से कनेक्टेड रहेगा, और स्मॉल बी जो ब्रश है वो B से कनेक्टेड रहेगा। अब इस केस में देखिएगा, समझिएगा कि एक साइकिल के लिए A से कनेक्टेड है और B से कनेक्टेड है। इस केस में वेव फॉर्म का हमको पॉजिटिव साइकिल मिला, माना कि हमने इसमें वेव फॉर्म का हमको पॉजिटिव साइकिल मिला। अब सेकंड केस जो होता है सेम रिंग में,
ये चेंज हो जाएगा बी और ए, क्योंकि ये कॉइल जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गई। आधे साइकिल के बाद में कॉइल जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। लेकिन यहां पे ब्रश जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें जुड़े हुए नहीं है। इस केस में क्या हो रहा था कि ए हमेशा ए से कनेक्टेड था, बी हमेशा बी से कनेक्टेड था। ये था हमारा स्लिप रिंग, ये था हमारा स्लिप रिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमको बाहरी सर्किट में एसी प्राप्त हो रहा था। और ये है हमारा स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या हो रहा है, आधी साइकिल के बाद में जो स्मॉल ए है वो बी से कनेक्टेड होगा और ए जो है वो बी से कनेक्टेड होगा। इस केस में क्या हुआ कि अंदर बनने वाला वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग नेचर का है, और सेकेंड आधे साइकिल में जैसे ही कंडक्टर चेंज होगा तो नेगेटिव साइकिल ही बनेगी। लेकिन क्योंकि यहां पर कलेक्ट करने वाली जो ब्रशेस हैं उसने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, मतलब ए जो है वो बी से कनेक्ट हो गया और बी ए से कनेक्ट हो गया। पहले केस में क्या हो रहा था, ए से कनेक्ट हो रहा था और बी से कनेक्ट हो रहा था। इस केस में अपने ब्रशेस ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। तो जब दोनों चीजें चेंज हो गई, करंट ने अपना नेचर भी चेंज कर लिया और ब्रशेस ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमको नेगेटिव ना मिलके पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव साइकिल ना मिलकर हमको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। तो यही जो होता है डीसी होता है, इसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये ऐसे फॉर्म में यदि हमको मिलता है तो ये होता है डीसी, जिसमें नेगेटिव साइकिल नहीं होती है, पॉजिटिव साइकिल होती है, और साइकिल जो होती हैं वो एक ही साइड होती हैं। तो ऐसी जो वोल्टेज है ये कहलाता है डीसी वोल्टेज। तो जो कम्यूटेटर है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तो केस है जब हम जनरेटर के केस में इसको मैकेनिकली घुमा रहे हैं और यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इसके कारण यहाँ पे लोड में हमको वोल्टेज मिल रहा है। जब मोटर का केस होगा तो यहाँ से हम जो वोल्टेज देंगे वो डीसी वोल्टेज देंगे, क्योंकि ये डीसी हमारा मोटर है। डीसी मोटर में हम कैसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई यहाँ से जाएगी और इस कम्यूटेटर एक्शन के थ्रू यहाँ पर एसी बनेगी। डीसी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर अल्टरनेटिंग नेचर का बनेगा और यहाँ पर फिर जो होगा इसमें बहने वाला करंट और उसके कारण लगने वाला फोर्स के कारण इसमें मूवमेंट होगा, है ना, जिसकी डायरेक्शन जो होगी कंडक्टर की डायरेक्शन वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है पार्ट हमारा कम्यूटेटर जो है इसका डायग्राम देखिए आप। कम्यूटेटर में क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर माउंटेड होता है। ये है हमारी वाइंडिंग, आर्मेचर है, आर्मेचर का कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। कोर की जो वाइंडिंग है उसके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, लैप बाइंडिंग हो सकती है, वेव बाइंडिंग हो सकती है। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो वाइंडिंग्स हैं उसके जो आखिरी छोर हैं वो कहीं ना कहीं जाके खत्म होंगे, एक कॉइल होगी, कंप्लीट होगी, और वो दो टर्मिनल उसके निकले हुए होंगे। वो जो दो टर्मिनल हैं, है ना, वो इस पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो पार्ट कहलाता है कम्यूटेटर। लैमिनेटेड कोर है, है ना, कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर जो होता है वो क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, कॉपर के सेगमेंट होते हैं। ऐसे ये कम्यूटेटर पार्ट है तो ऐसे सेगमेंट होंगे, ऐसे सेगमेंट होते हैं। ये देखिए ऐसे सेगमेंट होंगे कॉपर के, और इसके बीच में क्या होगा, इंसुलेटेड पार्ट, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा माइका जैसे। फिर ये कॉपर का सेगमेंट होगा। तो ये जो कॉइल्स हैं वो ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, हर एक सेगमेंट से कॉइल जो होंगे कनेक्टेड रहती हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर रहा है। माइका क्या कर रहा है, अलग अलग पार्ट को स्प्लिट कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बताया था, दो पार्ट बताए थे। तो यहाँ पे कम्यूटेटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, ये समझने के हिसाब से हमने आपको दो पार्ट बताए थे। यहाँ पर कम्यूटेटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड हैं। इसको
जो भी करंट है ब्रशेस के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। तो ये ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस हैं। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं हमेशा किससे, आपके कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि रोटर जो है वो रोटेटरी पार्ट है। कम्यूटेटर भी शाफ्ट पे लगा होने के कारण घूमेगा तो कार्बन जो है वो मूविंग कंडीशन में भी इससे क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, ये स्थिर रहेगा, और ये पार्ट जो रहेगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये कार्बन जो है दोनों साइड से एक एक सेगमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव बनाएगा, एक नेगेटिव बनाएगा। इसमें ये जो होता है ये कार्बन होल्डर होता है। कार्बन होल्डर कार्बन को होल्ड करने के लिए लगाया जाता है, कार्बन ब्रशेस को होल्ड करके रखता है, और साथ ही इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि कार्बन को टेंशन प्रोवाइड करती है। कार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन ब्रशेस ही क्यों यूज किए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हम समझेंगे। क्योंकि कार्बन जो होता है एक तो इलेक्ट्रिकल, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है कार्बन जो होता है। दूसरी बात, इसमें लुब्रिकेट की जो प्रॉपर्टी है वो भी होती है, मतलब ये घिसकर, ये ऐसे इसमें रोल करेगा तो ये घिसता रहेगा, घिसेगा, और साथ में लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो फ्रिक्शन जो है बहुत कम होगा, स्मूथ होगा, जो ऑपरेशन है वो स्मूथ होगा, फ्रिक्शन कम होगा, वो खुद घिस जाएगा लेकिन ऑपरेशन को स्मूथ रखता है। ठीक है, क्योंकि अब ये घिसेगा तो इसमें गैप आएगा तो ये स्प्रिंग जो है उसको आगे की ओर ढकेलेगी, कार्बन जो है उसको आगे की ओर ढकेलेगी, जिससे ये कार्बन सेगमेंट से हमेशा कनेक्टेड रहे। यदि ये लूज हो जाएगा तो इसमें स्पार्किंग हो सकती है ना, स्पार्किंग हो जाएगी कम्यूटेटर में। और इसमें जो कॉपर यूज होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर मतलब कॉपर ऐसा जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जो आसानी से ना घिसे, ऐसा कॉपर यूज होता है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसका कारण है क्योंकि मैकेनिकल में एक टर्म है कि जब भी दो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट आपस में यूज होते हैं ना, फ्रिक्शन होता है दो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट के बीच में, तो उसमें एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है। और सॉफ्ट मटेरियल ऐसे पार्ट को बनाया जाता है जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है तो दोनों घिसेंगे। ये तो कंफर्म है कि दोनों में यदि फ्रिक्शन है, दोनों फ्रिक्शन है, रगड़ के चलते हैं तो उसमें घिसेंगे वो पार्ट्स, बाद में बदलना पड़ेगा। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर है, कम्यूटेटर को बार बार ना बदलना पड़े, इसलिए एक मटेरियल हमारा ये सॉफ्ट है कार्बन, इसको हार्ड ड्रॉन बना दिया। जब भी मेंटेनेंस होता है तो कार्बन का साइज चेक किया जाता है, कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी साइज कम हो जाती है कुछ समय में उपयोग होते होते, लेकिन इसकी साइज कम नहीं होगी क्योंकि हार्ड ड्रॉन कॉपर है, हार्ड है, तो इसको आसानी से नहीं घिसेगा और इसको आसानी से बदला भी नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसको हार्ड बनाया गया है। और यहाँ पे कार्बन जो है वो सॉफ्ट है, जो कि मेंटेनेंस के समय पे इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। इस कार्बन से ही लीड निकलती है जिससे कि करंट बाहर भेजा जाएगा या फिर अंदर भेजा जाएगा। कार्बन जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी आसानी से वर्क करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं, ये भी एक कार्बन का एडवांटेज है। इसमें डीसी जनरेटर में जो कंडक्टर है और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसकी इक्वेशन जो होती है उसको समझेंगे हम। उसकी इक्वेशन में टर्म है n phi z अपॉन 60 इंटू पी बाई ए, जहां पर E जो है वो इस लोड के अक्रॉस उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है, या ऐसा माने कि इस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है जो कि बाद में जाके इस लोड पे भी जाएगा। तो ईएमएफ में n जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ, n जो होता है वो स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, मतलब ये आर्मेचर जो है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये n जो है उसकी आरपीएम में स्पीड है। दूसरा जो टर्म है फाई, फ्लक्स पर पोल इन वेबर। इसमें फ्लक्स की जब बात होती है तब हम फ्लक्स जो बोलते हैं तो इस मशीन के अंदर आने वाला टोटल फ्लक्स नहीं होता है, हमेशा उसका कैलकुलेशन पर पोल के बेस पे होता है, फ्लक्स पर पोल, है ना, मतलब एक पोल के अंदर में कितना फ्लक्स आ रहा है
इस पूरी प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स पर पोल। अगला है टर्म जेड। जेड का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में कितने कंडक्टर हैं उसकी संख्या जेड है। पी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल्स हैं, है ना। जैसे इसमें कितने पोल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 पोल दिखाई दे रहे हैं, एन एस 4 पोल दिखाई दे रहे हैं, तो ये 4 पोल होगा। और ए जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में कितने पैरेलल पाथ बना रही है वाइंडिंग, वो डिपेंड करेगा कि उसकी वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे कि वेव वाइंडिंग होगी तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा 2 रहेंगे, क्योंकि पूरी जो वाइंडिंग्स होती हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं, आपस में सीरीज में होती हैं, और दोनों ग्रुप जो है आपस में पैरेलल में होते हैं, वो कहलाती है वेव वाइंडिंग। उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होंगे वो हमेशा 2 होंगे। जबकि यदि दूसरा केस है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में सारे जो वाइंडिंग्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, और उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।